हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल फिट फाट होंगे और नीट की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। इसी में आपकी मदद करने के लिए, जैसा आपको मालूम है कि डिटेल्ड वीडियो की सीरीज में चला रहा हूं जो शॉर्ट एंड डिटेल्ड हैं, कम समय में पूरे कोर्स को कवर करते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप समझ लीजिए फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। आपने अगर इतना कर लिया तो काम बन गया। क्यों? क्योंकि मैं पूरा सिलेबस ही आपको करवा रहा हूं नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग इस कड़ी में पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 13 पे, जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसके पार्ट नंबर 2 पर हैं। मैंने 4 पार्ट इसके किए हैं जैसे हम लोग स्पेशल फोकस कर पाए और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो इसके पहले के जो पार्ट है उनको अगर आपको देखना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस में देखना चाहते हैं वीडियो, जो देखना चाहिए आपको, तो आपको बहुत ही आसान फिजिक्स लगेगी और मजा आ जाएगा। तो अगर ये चाहते हैं आप कि आपको फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखने के बाद न्यूमेरिकल्स आपके निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए आज की बात शुरू कर लेते हैं। तो आज हमारा जैसे डिस्कशन शुरू हो रहा है चैप्टर 13 फ्लूइड मैकेनिक्स, स्पेशली डिजाइंड वीडियोस फॉर नीट। और हम लोग आज पार्ट नंबर 2 को करेंगे जिसमें पढ़ेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, वेंचुरीमीटर, स्पीड ऑफ इफ्लेक्स, टॉर्सलीज थ्योरम, और भी छोटी मोटी चीज और भी। और इसके पहले के पार्ट या पहले के वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं या चाहते हैं कि उनको अगर इस पढ़ाई का जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ मिल जाए तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जहां पर आपको पीडीएफ अपलोड करके मैं दे दूंगा और आप आसानी से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है अरविंद एकेडमी ऐप। तो यहां पर आप, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में चेक करें। कई ऐसे सपोर्टिव मटेरियल आपको मिलेंगे जो नीट में आपके सिलेक्शन को पक्का कर देंगे या काफी सपोर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर कि आपके लिए कौन से मटेरियल हैं जो आपके लिए बेहतर सपोर्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर बेटा, जो शुरुआत हो जाती है फ्लो ऑफ लिक्विड से। जो फ्लो ऑफ, अभी तक हम लोगों ने जो बातें पढ़ी थी इससे पहले वाले टॉपिक में, वो ये था कि जब लिक्विड रेस्ट पर रहता है, लेकिन जब लिक्विड फ्लो करने लगता है तो उसकी चीजें बदल जाती हैं। तो वहां पर हम ये स्टडी अभी करेंगे कि वो जो फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन कब होता है और टर्बुलेंट कब होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या है और टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या है, ये भी सीखेंगे जिससे बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। तो यही बात लिखा है कि जैसे क्या, व्हेन ए फ्लूइड इज इन फ्लो इट्स मोशन कैन आइदर बी स्मूथ, स्मूथ कहने का मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहे हैं, और इररेगुलर डिपेंडिंग ऑन इट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कितनी तेजी से वो फ्लो कर रहा है इस पे डिपेंड करेगा कि वो स्मूथ फ्लो कर रहा है या फिर इररेगुलर मोशन दे रहा है। तो अब यहां की बात स्टेडी फ्लो की बात करते हैं। तो स्टेडी फ्लो में क्या है कि जब भी एक ट्यूब में, एक पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी फिक्स होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पहला पॉइंट मान लूं, ये दूसरा पॉइंट मान लूं और ये तीसरा पॉइंट मान लूं, और यहां की वेलोसिटी मैं कह दूं 3 मीटर पर सेकंड है एग्जाम्पल के लिए, यहां की वेलोसिटी कह दूं 4 मीटर पर सेकंड है, और यहां की वेलोसिटी कह दूं 5 मीटर पर सेकंड है, और डायरेक्शन भी, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। तो जितने भी लिक्विड के पार्टिकल यहां पहुंच रहे हैं उनकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए और इस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में टेंजेंट खिंचा हुआ है। ऐसे ही यहां पर अगर यहां पर जो भी पीछे से पार्टिकल आ रहा है लिक्विड का, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो और टेंजेंट की डायरेक्शन में, ऐसे ही इसके लिए 5 मीटर पर सेकंड टेंजेंट में। ये फिक्स है, कोई भी पीछे से आएगा इतनी वेलोसिटी यहां पर एक्वायर करनी है, और नंबर 2 पर इतनी, नंबर 3 पर इतनी। देखिए 3, 4, 5 बराबर नहीं है, यानी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम बनी रहती है, वो नहीं बदलती, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में। ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो।
स्ट्रीमलाइन लाइन लगा के चल रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो। तो ये बात बड़ी आसान है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में नहीं बदलेगी, उसके पीछे वाला जो पार्टिकल है वो जब उस पॉइंट पर पहुंचेगा तो उतनी ही वेलोसिटी वो गैदर कर लेगा या एक्वायर कर लेगा, ठीक। और जो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं हो गए, अभी हम देखेंगे, तो वो गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं वो भी देख लेंगे हम लोग। तो यहां पर अगर आप देखें तो यही बात यहां पर समझाई गई है कि V1, V2, V3 ये तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन V1 जो है वो 1 पॉइंट पर V1 बना हुआ है। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड अगर है तो ये पक्की है इस पॉइंट पर, 3 की यहां, 4 की यहां, लेकिन तीनों इक्वल है ये नहीं समझ लेना है। ये मैंने बता भी दिया था, फिर से एक बार रिट्रेट कर दिया कि आपके दिमाग में बात आ जाए। अब एक कदम और आगे लेके चलते हैं बेटा, और देखिए स्ट्रीम लाइंस की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रीम लाइंस तो वही है जो हमने पढ़ी है भाई। स्ट्रीम लाइन जो मोशन है, कई स्ट्रीम्स जा रही तो स्ट्रीम लाइन मोशन हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो द पाथ फॉलोड बाय ए फ्लूइड पार्टिकल इन स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो क्या, जो हमने अभी समझा है स्ट्रीम लाइन मोशन वाला, इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। इसी को आप स्ट्रीम लाइन कह देंगे, बड़ी आसान सी बात है। Velocity of fluid particle at any point of the streamline is along tangent to the curve at that point। आपने देखा था कि यहां एक ये जैसे कि यहां पे टेंजेंट बनाया गया है, तो अगर 1 पॉइंट पर आप डायरेक्शन जानना चाहते हैं कि भाई इसका डायरेक्शन किधर है, तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल जाएगा। मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही होना चाहिए। ये बस इतनी सी बात है, कोई खास बात नहीं है। तो ये स्ट्रीम लाइंस आप समझ गए होंगे, एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए अपने को। अब देखिए, अब आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइन आर गिवन बिलो। अब जो स्ट्रीम लाइन मोशन होता है उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हमको पता कर लेनी चाहिए, जिससे सवाल लगाते वक्त या कॉन्सेप्चुअली हमें क्लैरिटी रहे। तो देख लेते हैं कि कोई भी जो दो स्ट्रीम लाइन है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मतलब कोई स्ट्रीम लाइन अगर ऐसे जा रही है तो कोई स्ट्रीम लाइन ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि यहां जाएगी तो ये वेलोसिटी के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे। तो यानी इसी पॉइंट 1 पर हमारा 2 वेलोसिटी है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बोला ही है स्ट्रीमलाइन उसको जो एक पॉइंट पर एक ही वेलोसिटी पकड़ के चले। तो स्ट्रीमलाइन कभी भी स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये दिमाग में रखिए। और अगर ऐसा करेंगे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिक्रीज कर देंगे या खत्म कर देंगे। दूसरा, द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन एट ए प्लेस विल गिव यू द ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स। मतलब जहां पर देखिए, यहां पर जैसे बहुत सारी डेंस हो गई हैं स्ट्रीमलाइंस, तो जहां पर स्ट्रीमलाइन डेंस हो जाती हैं वहां पर वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी लिक्विड की, और जहां पर रेयरर हो जाएंगी, जैसे यहां देख लो बेटा, यहां पर दूर दूर है ना, रेयरर है, डेंसिटी कम है इनकी, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कम हो जाती है। ये बात लिखी। तो जहां पर डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन ज्यादा, वहां पर आप कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड ज्यादा है, और जहां पर डेंसिटी कम है या रेयरर है वो, वहां पर वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कम है। बड़ी आसान सी बात। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज पॉसिबल ओनली इफ द लिक्विड वेलोसिटी does not exceed a limiting value called critical velocity। एक शब्द आता है जो आगे आएगा जिसे बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो स्ट्रीम लाइन मोशन तभी तक पॉसिबल होता है जब तक वो क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर ना चला जाए। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? एक ऐसी वेलोसिटी है जिसके बाद फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, बहुत तेज। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आप अधिकतर घरों में आजकल तो क्या होता है, पंप से पानी खींचा जाता है, हमारे यहां भी लगा है टुल्लू पंप, और जब चलाओ नल खोलो तो भड़बड़ भड़बड़ पानी आता है। तो वो स्ट्रीमलाइन मोशन नहीं होता, जैसे लगता है कि नल को तोड़ के निकल जाएगा पानी। तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर है, और उसको धीरा कर दीजिए अगर नल को, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा बिल्कुल प्यारी सी धार नीचे आ रही है पानी की, देखा होगा आपने। तो वो स्ट्रीमलाइन मोशन एक सीधी रास्ते में आ रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और जिगजैग शुरू हो जाएगा उसमें। तो वो ये किसकी क्रिटिकल वेलोसिटी है? लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी है, कि अगर आपने वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड बढ़ाई तो स्ट्रीमलाइन मोशन खत्म हो जाएगा। किस वेलोसिटी से ज्यादा? क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हुई? क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जहां तक
लिक्विड स्ट्रीमलाइन मोशन को होल्ड कर सकता है। बड़ी आसान सी बात है, ये सब बड़ी इजी बात होती है। द बंडल ऑफ स्टीम लाइन्स फॉर्मिंग ए ट्यूबुलर रीजन, अब बहुत सारी स्टीम लाइन्स है, बंडल है, वो क्या बनाएगा, ट्यूब ऑफ फ्लो। ये देखिए ट्यूब ऑफ फ्लो बना हुआ है, इसमें कई सारी स्टीम लाइन्स हैं और इसने कैसा बना दिया है, ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब है जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है स्टीम लाइन के साथ में। अब अगली बात हम समझ लेते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो भाई स्ट्रीम लाइन समझे, अब टर्बुलेंट फ्लो ऐसे समझ लीजिए कि आपने कभी नदी, झरना कुछ ऐसा देखा होगा, वहां पर अगर फ्लो हो रहा है तेजी से पानी और एक पत्थर बीच में पड़ा हुआ है, तो पत्थर से पानी टकराता, भंवरे बन जाती हैं, अगड़म बगड़म उछलने लगता है पानी, घूमने लगता है पानी और झाग भी निकलने लगता है उसमें से। ऐसे फ्लो को आप क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो का एक एग्जांपल मैंने भी दिया कि अगर टुल्लू पंप आप चालू कर दे, बहुत तेज पानी आ रहा हो, नल को फुल स्पीड में खोलें तो भड़बड़ भड़बड़ पानी निकलता है, वो भी एक टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल है, क्योंकि वो किस रास्ते कौन पानी जा रहा है कुछ पता नहीं है। तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर हो गई है और टर्बुलेंट फ्लो हो गया, तो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो बातें स्टीम लाइन में होती थी वो फॉलो नहीं होंगी। यहां पर बात पकड़ में आ रही ना कि एक पॉइंट पर सेम वेलोसिटी रहे, ऐसा नहीं रहेगा। हर पार्टिकल जिसकी स्पीड ज्यादा वो ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, जिगजैग मोशन हो जाएगा, अंड बंड मोशन हो जाएगा। जैसे एक नदी में पत्थर है और उससे कोई पानी तेजी से टकराएगा तो उछल भी जाएगा, घूम भी जाएगा और वहां पे फोमिंग भी, फेना भी आ जाएगा, ये सब भी हो जाता, आपने देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ऐसे बोलते हैं इसको टर्बुलेंट फ्लो। तो यही टर्बुलेंट फ्लो लिखा है, irregular flow या turbulent flow, thus the flow of fluid in which velocity of all particles crossing a given point is not same and the motion of the fluid becomes irregular or disordered. This is called turbulent flow. आप समझ गए होंगे और ऐसे एग्जाम्पल कई दिए जा सकते हैं, लेकिन यहां पे लिखें जो मैंने आपको समझाए और आपकी समझ में जरूर आ गया होगा। तो टर्बुलेंट फ्लो भी समझ गए। अब एक हमारे पास ना एक नंबर होता है, बड़ा बड़ा फेमस नंबर है, रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या, इस पे सवाल भी आ जाते हैं। ये नंबर से हम क्या पता करते हैं, हम ये पता करते हैं कि जो हमारा पाइप में पानी फ्लो कर रहा है वो पानी स्ट्रीम लाइन मोशन में है या ऐसे मोशन में है जो स्ट्रीम लाइन भी नहीं है और टर्बुलेंट भी नहीं है, यानी टर्बुलेंट हो सकता है ना, इस स्थिति में पहुंच रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्रैंकली प्योरली टर्बुलेंट मोशन हो। इस नंबर से ये पता किया जा सकता है। अब ये नंबर कहां से मिलता है, तो ये नंबर को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। वो नंबर क्या है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। इसकी ये केवल एक नंबर है, आपके पास गिनती मिलेगी, कोई इसका यूनिट नहीं मिलेगा आपको। तो रेनॉल्ड नंबर क्या है, एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे है, आरई लिखते हैं, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ये बातें तो आप समझ लीजिए, लेकिन फॉर्मूला ये ध्यान रहना चाहिए बेटा। ये फॉर्मूला रेनॉल्ड्स नंबर का क्या है, आरई इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो फ्लो हो रही है पाइप में। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड जो फ्लो हो रही है पाइप में। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द पाइप जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कह दीजिए, यहां पर लिखा है। जो हम आगे जब विस्कोसिटी की बात करेंगे तो ईटा वहां निकालेंगे, इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जब आप, तो आपको एक नंबर प्राप्त हो जाएगा आरई। और उसके एक पैरामीटर हैं, जिस पैरामीटर की बेसिस पे आप ये कह पाएंगे कि भाई इसकी स्थिति क्या है, ये स्ट्रीमलाइन मोशन है या ये टर्बुलेंट मोशन है या ये बीच का मोशन है। तो वो नंबर क्या होगा, अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से कम है तो वो स्ट्रीमलाइन मोशन है। अगर इसकी वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में है तो ये फ्लो अनस्टेडी है, यानी ये टर्बुलेंट भी हो सकता है और स्टेडी भी हो सकता है। गिरेगा तो स्टेडी, बढ़ेगा तो टर्बुलेंट। और 2000 से ज्यादा अगर नंबर है तो ये टर्बुलेंट फ्लो है। आप पकड़ पा रहे होंगे। तो इस फिगर को भी ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल में आ जाता है, अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो रेनॉल्ड नंबर से फायदा क्या होता है कि हम ये आसानी से जान पाते हैं कि ये टर्बुलेंट फ्लो है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टर्बुलेंट फ्लो होने से भाई क्या घटना घट जाएगी। अब मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। हम लोग के घर में जो नगर महापालिका या जल बोर्ड है वो पाइपलाइन पूरे कॉलोनी में बिछाए रहते हैं। आपके घर भी ऐसे ही पानी आता होगा। पाइप अगर बोरिंग नहीं है तो बोरिंग कराना अब तो इलीगल भी हो चुका है, तो वो पानी
ट्यूब जो पाइपलाइन पड़ी है उसमें से आपके घर में आता है। अगर फ्लो टर्बुलेंट हो गया पाइप में तो पाइप के फूटने का, टूटने का वियर एंड टियर ज्यादा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, भाई पाइप इतना, उसमें बहुत तेजी से पानी झोंकेंगे तो पाइप जल्दी ही खराब हो जाएगा, उसका लीकेज हो सकता है, वो ब्रेक हो सकता है, कई चीजें हो सकती है। तो इस वजह से ये कैलकुलेट कर लिया जाता है, जो इंजीनियर्स होते हैं वो समझ लेते हैं उस डिपार्टमेंट के, कि इस पाइप में इतना पानी या इतनी रफ्तार से पानी भेजना सुरक्षित है, जिससे कि आपको कॉलोनी में सबको पानी भी मिल जाए और जो पाइपलाइन पड़ी है वो कई सालों तक चलती रहे। आप समझ रहे हैं ना इसका फायदा। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पाइपलाइन डाली और 3 साल बाद फिर टूट गई, तो इतना तो गवर्नमेंट नहीं कर पाती। आप देखते हैं कि एक बार कहीं दिक्कत हो जाए तो गवर्नमेंट में कितना समय लग जाता है बनने में, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सब फायदे होते हैं, जिसलिए कोशिश ये की जाती है कि चीजें वियर एंड टियर कम से कम हो, जो चीज हम लगा रहे हैं, बना रहे हैं, वो कई सालों तक हमें सुविधा दे पाए। आप इस बात को पकड़ पाए होंगे कि इसका मैंने कहा यूज बता दूं कि आप सोचेंगे अरे टर्बुलेंट हो रहा तो होने दो, नहीं, ऐसे नहीं है, आप इसके फायदे घाटे होते हैं। तो आप ये समझ पाए होंगे कम से कम छोटे से एग्जांपल से। एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं हम लोग रेनॉल्ड नंबर के ऊपर, बहुत ही सरल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये 10 की पावर -3 लिखा हुआ, छूट गया था तो मैंने हाथ से लिखा है। वाटर इज फ्लोइंग इन ए पाइप ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ये भाई साहब क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, विथ एन एवरेज वेलोसिटी 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी दी हुई है। एंड इट्स डेंसिटी, ये इसका रो दिया हुआ है, मैं रो लिख देता हूं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्लो, नेचर ऑफ द फ्लो का मतलब है भाई पता करो स्ट्रीमलाइन है कि और कुछ है। गिवन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर की, ये ईटा दे रखा है, तो ये मैंने सिंबल्स लिख दिए हैं। आप शुरुआती दौर में ऐसे जब न्यूमेरिकल किसी बच्चे के नहीं निकलते तो प्रैक्टिस कीजिएगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख के करने का। जब 2 4 10 दिन 20 दिन 1 महीना बीत जाए देन आप फ्लो में आ जाएंगे। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या था, रो वी डी अपॉन ईटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसी में वैल्यू रख दीजिए आप। तो वैल्यू रखते हैं, रो कितना है, पानी का 10 की पावर 3। वेलोसिटी की बात करेंगे आप तो वेलोसिटी लिखिए 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर में लिखेंगे तो लिखेंगे 0.075। डेंसिटी डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो 0.06 अपॉन ईटा 10 की पावर -3। बस कुछ करना थोड़ी था। अब यहां पर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यह आएगा 10 की पावर 6 इंटू 0.0045 विच इज 4500। और आर की वैल्यू कितनी हो गई, इज ग्रेटर देन 2000, क्योंकि आर यहां पर कितना है 4500। तो ये कौन सा फ्लो हो गया बताओ तो, नाउ फ्लो इज टर्बुलेंट। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि 2000 से ज्यादा का रेनॉल्ड नंबर निकल रहा है तो ये क्या मतलब हो जाएगा कि फ्लो हमारा टर्बुलेंट है। आप समझ गए, कोई बड़ी बात थोड़ी। मैं हट जाता हूं, कई बच्चे कहते हैं पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेना रहता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम लोग बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा अब तक आपने। तो चलिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। धीरे धीरे बर्नौलीज थ्योरम के करीब जा रहे हैं, लेकिन बात समझते रहिएगा, सारे टॉपिक बड़े ही शानदार और इंपॉर्टेंट हैं। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। व्हेन एन इन वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा थोड़ा, इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड लिक्विड फ्लोज इन ए स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर देखिए, नॉन इनकंप्रेसिबल का मतलब यह है कि लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा, जो डेंसिटी है वो डेंसिटी रहेगी अगर सेम फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक। दूसरा है नॉन विस्कस, ये एक आइडियल सिचुएशन है। नॉर्मली तो विस्कोसिटी कुछ ना कुछ मिल जाती है, लेकिन हम यहां पर नॉन विस्कस लिक्विड की बात कर रहे हैं, और वो स्ट्रीमलाइन मोशन में होना चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ है, उस दशा में हमारा किसी जो एरिया है वो एरिया सेम नहीं है। मान लीजिए ऐसे ट्यूब है, ऐसे ट्यूब ले लीजिए, आपको ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसका एरिया ले लीजिए A1, इसका एरिया ले लीजिए A2 बेटा, और इसमें से हमारा लिक्विड जा रहा है जो इधर से निकलेगा।
तो इसमें क्या रिलेशन होता है? देन मास फ्लो रेट इज सेम एट एवरी सेक्शन ऑफ ट्यूब। मास फ्लो रेट, ये वर्ड याद रखिएगा, मास फ्लो रेट ये कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट जब रहता है तो उसकी कंडीशन क्या है? ये इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस और स्ट्रीमलाइन फ्लो, तब ये इसका मास फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड विल कांस्टेंट। और इसी का रिजल्ट क्या होता है, आप देखेंगे कि अगर सेम लिक्विड है तो सेम लिक्विड है तो सेम डेंसिटी पकड़ के चल रहे हैं, अगर सेम डेंसिटी है तो इसकी इक्वेशन बन जाती है जो आगे दिखेगी, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये A1V1, A1 क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पहले पॉइंट का, A2 बाद का, और वेलोसिटी इस समय लिक्विड की कितनी है? V1, इधर की कितनी है? V2। ये इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और अगर लिक्विड की डेंसिटी बदल रही है, किसी वजह से कुछ मिक्स कर रहे हैं, कुछ और भी कहानी हो रही है, तो उसकी इक्वेशन थोड़ी बदल जाती है। ये कब है? जब लिक्विड की डेंसिटी नहीं बदल रही है। और अगर लिक्विड की डेंसिटी बदल गई तो ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 हो जाता है फॉर्मूला। लाइन ही नहीं खींची। ρ1 A1 V1 ρ2 A2 V2 फॉर्मूला हो जाता है। और बाकी अगर सेम डेंसिटी है तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जहां पर एरिया कम होगा वहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे ट्यूब में देखते हैं ना, आप नल में ट्यूब लगाते होंगे, कभी हो सकता है अपनी स्कूटी धुलते हो, बाइक धुलते हो, पापा की कार धुलते हो, तो वहां पर आपको जब धार तेज चाहिए होती है तो वो जो ट्यूब है उसको थोड़ा सा दबा लेते हैं किनारे से ना, धार बन जाती है। या कहीं जमीन पे ही कोई चीज मिट्टी जम गई है तो कुछ छुड़ाना है, ऐसा ही तो करते हैं हम लोग। तो वहां पर जैसे ही आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दिया, ट्यूब को थोड़ा दबा दिया, तो एरिया कम हो गया, वेलोसिटी तेज हो गई। तो जब तेज वेलोसिटी से हिट करेगा तो वो आपको फिर बाकी बातें भी लगाई जा सकती हैं जो मैं यहां नहीं लगा रहा हूं। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो कोई मिट्टी जमी है तो तगड़े से जाके हिट करेगा तो मिट्टी साफ हो जाएगी। इसीलिए धार बनाते हैं हम लोग पानी की। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बात पकड़ में आई होगी। जो शब्दों का ध्यान रखना है वो दो तीन बातें यहां लिखी हैं, इनकंप्रेसिबल, नॉन विस्कस और स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर ही ये कहानी चलेगी। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होगा तो दूसरी चीजें घटेंगी, फिर घटना अलग घटेगी। ये जो पीछे था इसी को मैंने समझाया आपको। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और जब डेंसिटी बदल जावे तो ये फॉर्मूला आप लगा देंगे। अगर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड चेंज हो रही है तो समझ में आती है बात, कोई विशेष बात नहीं है। कुछ एक दो बातें और ध्यान कर लेते हैं बेटा यहां कि नोट, क्योंकि मास वॉल्यूम रेट की बात की थी, तो द प्रोडक्ट A इंटू V, ये एरिया है, वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, dV अपॉन dt। क्योंकि एक सेकंड में वेलोसिटी यहां तक पानी गया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया। कितने में? 1 सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी तो एक ही सेकंड में जाती है। तो dV अपॉन dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AV। बात समझ पाए होंगे। तो dV बाई dt जो वॉल्यूम रेट है वो A इंटू V चलेगा। और अगर हम मास फ्लो रेट की बात करेंगे तो इसको ये हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप। तो dm अपॉन dt इज इक्वल टू रो dV अपॉन dt। पकड़े रहिए क्योंकि हम लोग को पूरे नंबर लाने हैं फिजिक्स में और आ जाएंगे। तो चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक न्यूमेरिकल को और पिक्चर में लेते हैं, आसानी से कर पाएंगे। तो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। भाई कहीं पर एरिया कम, कहीं पर एरिया ज्यादा। एट ए प्लेस द रेडियस ऑफ द ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर एंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड। What will be the velocity of water where the radius of the pipe is 2 सेंटीमीटर? अब ये बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कुछ ना लिखा हो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो पकड़ के चलना। तो यहां पर हम जानते हैं कि A1 V1 इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मैं लिख नहीं रहा हूं, इतना तो हम लोग समझते ही हैं पढ़ाते वक्त, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गई। अब यहां से अगर हमको वेलोसिटी चाहिए V2, तो A1 अपॉन A2 इंटू V1 कर देने से हमारा काम बन जाएगा। और इसको लिखें तो पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर इंटू V1, ये भी ठीक है।
पाई पाई कट गया, वैल्यू क्या आ गई, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू V1। इससे भी आप सहमत होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब लिखिए R1 अपॉन R2 ले लेते हैं, तो देखिए R तो दोनों सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत है नहीं। आप लिख दीजिए 1 अपॉन 2, क्योंकि रेशियो है ना, मीटर में भी चेंज करेंगे तो कट ही जाएगा, मीटर मीटर तो मैंने 1/2 लिख दिया, कौन झंझट करे इतनी, मतलब समझ में आ रही है हम लोग को बात, इसलिए कह रहे हैं। और V1 कितना था बेटा, V1 था 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये सॉरी इसका स्क्वायर है ये, तो ये हो गया 1/4 इंटू 2, तो 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। देखिए इसमें कोई बच्चा इसको क्यों नहीं कर पाएगा, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। आप नीट में डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ये बच्चों वाला सवाल ना कर पाए तो क्या मजा है तो इसको आप नोट करिए, आगे बात करते हैं हम लोग, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। अगला टॉपिक आ जाता है इसी के बाद बर्नौलीज थ्योरम। मजेदार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, खैर इसको नोट कर पाए होंगे। अब देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम हमारे लिए क्या लेके आती है। तो कुछ भी कहानी विशेष नहीं है। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है, 2-3-4 वर्ड्स हैं जो थोड़े से दिमाग में होने चाहिए। ये कब अप्लाई होगी बर्नौलीज थ्योरम, ये आप जानते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और ये आइडियल फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है उसके बारे में कई बातें लिखी जाती हैं। यहां पर आप जैसे नॉन विस्कस हो, इनकंप्रेसिबल लिक्विड हो, स्टीम लाइन फ्लो हो उसका, इररोटेशनल मोशन हो उसका, ये सब बातें होती हैं, तो हम बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी कंजर्वेशन है ना, तो टोटल एनर्जी है किन चीजों की कांस्टेंट रहेगी उसकी बात कर रहा है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस एंड स्ट्रीमलाइंड इररोटेशनल मोशन फ्लो। 4 बातें हैं, ये आइडियल फ्लूइड की निशानी ये है, समझ लीजिए कि एक तो वो लिक्विड इनकंप्रेसिबल हो, दबे नहीं, नॉन विस्कस फ्लूइड हो, विस्कोसिटी शून्य हो, स्ट्रीमलाइन मोशन हो, और इररोटेशनल मोशन ना हो। इररोटेशनल का मोशन मतलब कि जैसे मान लीजिए भंवर आ रही है, एक स्टोन से टकरा रही है नदी में, आपने एक कॉर्क डाल दिया और कॉर्क घूमने लगे, वो रोटेट करने लगे, तो वैसी भंवर नहीं बननी चाहिए, रोटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टिकल का। ऐसी लिक्विड के में ये तीनों एनर्जीज कांस्टेंट रहती हैं हर जगह। कौन सी तीनों एनर्जी का सम, तीनों एनर्जी कांस्टेंट नहीं, तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस potential energy per unit volume is equal to constant for that condition, incompressible liquid, non viscous liquid, streamline flow, irrotational motion के साथ। तो ये P लिखा है प्रेशर, ये प्रेशर का मतलब वही हो जाता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हाफ रो वी स्क्वायर, देखिए एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन m को जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो D इज इक्वल टू m बाई वी, तो ये बन जाता है डेंसिटी। और इसी तरीके से mgh होता है, तो mgh को जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम, और बड़े काम की है, कई जगह हमारा काम बना देती है। ठीक, अब यहां पर ये लिखा हुआ है P है रिप्रेजेंट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि प्रेशर है, हाफ रो वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड रो gh है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हर जगह कांस्टेंट होगा इन कंडीशंस में। तो ये कंडीशन थोड़ी ध्यान रखिएगा, नॉर्मली तो आपके इतना झंझट नहीं होगा, लेकिन जो चीजें हैं वो तो हैं ही। खैर एक कदम आगे चलते हैं, इसके प्रूफ की बात करते हैं, जो मैं कम से कम सरसरी तौर पर आपको दिखा देता हूं, जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी आपकी। देखिए एक ट्यूब लिया है, और ये ट्यूब का जो एरिया है वो अलग है। यहां पर बात कर लीजिए तो एरिया स्मॉल ए से लिखा है, तो इसको पॉइंट ए है, स्मॉल ए से एरिया हो गया, प्रेशर इसका P1 हो गया, वेलोसिटी इसकी V1 हो गई, हाइट इसकी H1 दिख रही है। इसी तरीके से A2 एरिया
प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 और हाइट h2 दिख रही है। अब ये प्रेशर जब ज्यादा होगा P1 P2 से, तभी ये लिक्विड आगे फ्लो करेगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, वरना काहे को आगे बढ़ेगा। तो मान लेते हैं इस प्रेशर की वजह से P1 इज ग्रेटर देन P2 था और उसने इस लिक्विड को यहां से यहां पहुंचा दिया, फ्लो करा दिया। तो उसने कितना वर्क डन किया? तो उसने वर्क डन किया, देखिए लिखा हुआ है W इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इनटू डेल्टा V, जितना लिक्विड वो आगे थ्रो किया हुआ है। अब आपको लगेगा ये वर्क डन का फॉर्मूला कहां से आया? तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी होती है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, सपोज करिए आप फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दीजिए और इसको एडी कर दीजिए, ये हो गया प्रेशर और ये हो गया वॉल्यूम। तो कोई घबराने की बात नहीं है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां देखिए वर्क डन क्या आया, प्रेशर इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? वो वॉल्यूम जो यहां से यहां तक ट्रांसफर हुआ या फ्लो हुआ है। और प्रेशर P क्या है? प्रेशर डिफरेंस। तो P1 माइनस P2 इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो हुआ था आगे, तो ये वर्क डन हो गया। अब इसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मामला है। अब ये जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन यहां पहुंचा, लेकिन यह कौन कौन सी एनर्जी बदल गई? यहां देखिए पोटेंशियल एनर्जी कुछ और थी, इसकी हाइट बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो गई। यहां पर ये लिक्विड रुका था समझ लीजिए, यहां पर चलता हुआ मिल गया, या यहां पर वेलोसिटी V1 थी तो यहां वेलोसिटी V2 हो गई। तो ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से। और एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी का तो फॉर्म कंजर्वेशन रहता है, कहीं से मिलेगी तो कहीं जाएगी। तो यहां से मिली, इसने वर्क डन किया और उन दोनों में जाके वो ऐड हो गई। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारी कहानी क्या बनी। यहां पर देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब वो मास ऑफ लिक्विड जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचा है, और जी H2 माइनस H1। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, और ये हो गया डेल्टा के। हाफ mv स्क्वायर होता है तो हाफ डेल्टा एम जो मास ए से बी गया है, और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये दोनों एनर्जी मिली किससे हैं? जो प्रेशर ने वर्क डन किया है। तो W इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, बड़े आसानी से समझ में आता है। और इस इक्वेशन को फिट कर दिया। W का मतलब था P1 माइनस P2 जो पीछे लिखा था इंटू डेल्टा V, और ये हाफ डेल्टा एम V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा एम जी H2 माइनस H1। अब यहां पर देखिए डेल्टा V से अगर आप डिवाइड कर दें यहां पर, तो आप क्या लिख देंगे? P1 माइनस P2 हाफ डेल्टा एम अपॉन डेल्टा V, V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा V जी H2 माइनस H1। अब आप जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो होती है डेल्टा एम अपॉन डेल्टा V। इसका इस्तेमाल यहां कर दीजिए आप। तो ये इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी, मैं थोड़ा सरका के लिखना चाह रहा हूं जिससे कि आप कहीं से कंफ्यूज ना हो। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस ये भी हो गया रो जी H2 माइनस H1। अब यहां पर अगर P1 वन वाले टर्म इसके साथ ले लें तो क्या लिखोगे? P1 और वन वाला टर्म इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस इधर आ जाइए H1 वाला प्लस हो जाएगा इधर रो जी H1। और यहां क्या हो गया देखिए P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो ये देखिए क्या है, पहले पॉइंट पर जितना सम था वो टोटल इक्वल है सेकंड पॉइंट पे सम के। यही तो बर्नौली थ्योरम थी। तो आप इसको लिख सकते हो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी H1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दिस इज द बर्नौली थ्योरम जो हम पढ़ रहे थे। तो ये छोटा सा प्रूफ है, इसलिए कि थोड़ा अंदाजा आपको लग जाए कि सवाल अगर घूमेगा तो हम कैसे संभालेंगे। कोई बड़ा प्रूफ, बड़ी सरल सी बात है। अब इसमें थोड़ा कानून और कर देते हैं, प्रेशर हेड और काइनेटिक एनर्जी वाला हेड, ये सब की बात करते हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, कुछ खास नहीं है इसमें।
आगे बात को देखते हैं। देखिए यहां तक बातें हम समझ गए थे, ये बर्नौली थ्योरम की कहानी थी जो मैंने वहां निकाल के आपको दिखा दी थी। ठीक, आगे देखिए क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। बहुत अच्छी बात। अब इस इक्वेशन को अगर आप रो जी से डिवाइड कर दें, इस पूरी इक्वेशन को, रो है डेंसिटी और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसा हमारा आप जानते हैं, तो ये P अपॉन रो जी प्लस एच आ जाएगा, क्योंकि रोजी से आप डिवाइड किए हैं, यहां पर आप रोजी से किए तो एच आ गया, और इसको किए तो वी स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। कांस्टेंट अपॉन रोजी एक नया कांस्टेंट आ गया। अब यहां पर देखिए क्या बोलते हैं, ये प्रेशर है P, तो P अपॉन रोजी इज कॉल्ड प्रेशर हेड, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। H इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड, और V स्क्वायर अपॉन 2g इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड। तो इसके नाम दिए जाते हैं प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड। और ये बराबर, इसको भी पहचानिए, मान लीजिए सवाल में ऐसे लिख दे तो आप समझ तो पावे कि क्या इशारा है, मतलब मुद्दा क्या है। तो अब इसकी कहानी क्या है कि अगर बर्नौलीज इक्वेशन अगर हम लिक्विड फ्लूइड के लिए लगा रहे हैं जो कि रेस्ट पर है, अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी वाला टर्म उड़ा दीजिए आप, ये दोनों खेलेंगे केवल। P1 प्लस रो जी H1, P2 प्लस रो जी H2, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। और कहीं पर सेम हाइट का मामला हो, H1 H2 बराबर हो, तो ये पोटेंशियल वाली एनर्जी वाले टर्म को उड़ा दीजिएगा, ये केवल P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि दोनों जगह हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी सेम मिलेगी। चलिए एक न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं इसको, और आसानी से बात को समझ ले जाएंगे। कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी दिस वन थ्रू द कोनिकल सेक्शन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल पाइप। कोनिकल सेक्शन में बना देता हूं, ऐसे समझ लीजिए कुछ कोनिकल सेक्शन है, जैसे हम आप समझ पाए, इसका एरिया ले लो A1, कुछ प्रेशर रहा होगा P1, वेलोसिटी यहां रही होगी V1, यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, प्रेशर P2 और वेलोसिटी इधर ले लेते हैं P2। ये कहानी यहां बन गई। इफ द रेडियाई ऑफ इट्स एंड्स आर 0.1 मीटर इधर कहीं एंड 0.4 मीटर इधर का, एंड द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर ड्रॉप जो बोल रहे हैं P1 ज्यादा होगा P2 कम होगा, तो ही फ्लो हो पा रहा है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये आप लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो अगर मैं V1 अपॉन V2 यहां निकालूं तो क्या लिख सकता हूं, A2 अपॉन A1 पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। पाई पाई कट गया, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, ऐसे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं किसी बच्चे को तकलीफ ना हो। और रेडियस यहां लिखी है 0.04 अपॉन 0.1, ये आपने इसको स्क्वायर कर दिया, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, ये आ गया 4 अपॉन 25। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है बर्नौलीज इक्वेशन से। तो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, क्योंकि यहां पर देखिए हाइट हमने सेम ले रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को छोड़ दीजिए, समय खाएगा वो, दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी तो क्या फायदा लगाने का। तो मैं सीधे लिखता हूं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हमने H1 H2 बराबर होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया है, कलर को बदल लेना चाह रहे हैं। अब देखिए आगे चलिए, यहां से हमने निकाला V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सॉरी, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2P1 माइनस P2 अपॉन रो, इसी एक्सप्रेशन से निकाला है। देखिए इसको इधर ले जाओगे, ये P1 माइनस P2, ये 2 नीचे बचा हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो से डिवाइड हो जाएगा।
अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए। प्रेशर डिफरेंस कितना बोला है? 10। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितनी है? 1.25 इंटू 10⁻3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻²। और ये वैल्यू आपकी बन गई मीटर स्क्वायर आ जाएगा, वेलोसिटी के स्क्वायर चल रहा है। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। अब पहली और दूसरे में निकालना क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन। तो रेट ऑफ फ्लो के लिए हमें पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर A2 V2 कर देंगे। रेट ऑफ फ्लो कहा है ना, तो V2 पता चल जाए, फिर A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम का फ्लो मिल जाएगा 1 सेकंड में बहने वाला। वही रेट ऑफ फ्लो है। तो यहां पर V2 निकालने के लिए ये पहली इक्वेशन ये और दूसरी को साथ में सॉल्व, V1 अपॉन V2 मिला हुआ है और V स्क्वायर माइनस V1। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये देखिए 1 है और ये देखिए 2 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें जो V2 की वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली, सॉल्व कर लें आप, 0.128 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वैल्यू मिली। अब रेट ऑफ फ्लो क्या रहा? रेट ऑफ फ्लो वो वैल्यू रही क्वांटिटी जो कि A2 इंटू V2। A2 की वैल्यू क्या रही? पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। अब इसकी वैल्यू लिखी पाई 0.04 का स्क्वायर इंटू 0.128। और अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 6.43 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। तो इससे आपको आइडिया मिला होगा कि कैसे सवाल करते हैं। और भी सवाल करेंगे इसके आगे तो और टॉपिक्स के। तो मैं इसको नीचे करता हूं जिससे कि आप, कई बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके ना सवाल ही देखकर केवल आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जिससे दिमाग में ना रजिस्टर हो जाए आपके, मजा तभी आएगा। खैर, आप इसको नोट करें, मैं हट जाता हूं जैसे स्क्रीन आपके सामने आ जाए। तो ये आप नोट कर पाए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं बेटा, और ये यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं आराम से, पूरी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है। अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे क्या कि जो बर्नौलीज थ्योरम है इसके एप्लीकेशन क्या है, क्या फायदे उठा लेते हैं हम लोग। तो एक इसका एप्लीकेशन, बहुत ही उम्दा एप्लीकेशन है, वेंचुरी मीटर, जो आपके सामने है। तो एप्लीकेशन बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम एंड दिस इज वेंचुरी मीटर। ये एक बार सवाल भी पूछा गया है, अभी नीट में आया था, मणिपुर में जो एग्जाम हुआ था, कि वेंचुरी मीटर किसका एग्जाम्पल है या किसका एप्लीकेशन है। तो इतना सरल था, तो जिसको पढ़ाई होगा उम्मीद है कई बच्चों ने सही, सारे बच्चों ने सही किया होगा, और जिसका गलत हुआ होगा वो ये सोचे कि मैं नीट में सेलेक्ट हो जाऊं, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई, थोड़ा सा तो पढ़ना, काम भर का कंपटीशन ज्यादा है भाई, पढ़ना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, ये वेंचुरी मीटर होता है। ये क्या करेगा बेटा? ये वेंचुरी मीटर से हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं और उससे क्वांटिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं। अब आप आज के जमाने में नॉर्मली ये वेंचुरी मीटर ऐसे नहीं देखने को मिलते हैं। पहले क्या था ना, आपको थोड़ा बताऊं, मजा आएगा। अभी तो क्या है कि जब हम, आपने ध्यान दिया होगा कि आपका नल का जो कनेक्शन होगा, बहुत जगह नल का मीटर नहीं लगता, पानी का मीटर, एक फिक्स चार्ज गवर्नमेंट लेती है जो हम लोग जमा करते हैं। शायद आपको अंदाजा है कि नहीं है, मालूम नहीं, पापा से पूछ लीजिएगा या थोड़ा आइडिया लेंगे तो लग जाएगा, जो भी आपके कॉलोनी में, स्टेट में लगता होगा चार्ज। लेकिन पहले क्या होता था बेटा कि पहले पाइपलाइन में एक पानी का मीटर लगता था। अब आपने देखा नहीं होगा, यूट्यूब पे देखे तो दिखेगा,
उसमें ना ये वेंचुरी मीटर वाली कहानी रहती थी। उस मीटर में दिखता था कि कितना पानी आप खर्चा किए हुए, और उसी हिसाब से बिल आता था। जैसे बिजली का कनेक्शन होता है, भाई बिजली का कनेक्शन तो जितना आप खपत करते हैं, जो भी गवर्नमेंट रेट चला रही है आपके शहर में, आपके स्टेट में, उससे वो चार्ज कर लेती है। ऐसे ही पानी के कनेक्शन में ये वेंचुरी मीटर लगा देते थे, जिससे पता चले कि भाई महीने भर में आपने कितना पानी इस्तेमाल कर लिया, और उसमें रीडिंग आती जाती थी, नोट कर ले जाते थे। अब ये सिस्टम कहीं हो तो हो, मुझे नहीं मालूम, नॉर्मली ये नहीं रह गया है, क्योंकि कौन घर घर जाके इतना मीटर, वो खराब भी बहुत जल्दी होते थे, तो ये बड़ी मुश्किल काम था गवर्नमेंट के लिए कि हर जगह जाओ, घर के अंदर घुस के मीटर देखो। बिजली वाला तो करते ही हैं वो लोग, और उसमें बड़ी दिक्कतें थी, मतलब और क्या बातें करेंगे तो थोड़ा पंचायत हो जाएगी, जो मैं नहीं करना चाहता हूं। तो आप बात, क्योंकि प्योर टीचिंग की तरफ है, शॉर्ट एंड डिटेल वीडियो, इसलिए रोक रहा हूं, वरना बड़ा मजा आता बात करता तो अभी आपसे। खैर, बात आप समझ पाए होंगे कि वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल क्या है, कि हम उसको कहीं पर, भाई ये यहाँ पे इसकी स्लीव्स होती हैं, कोई ट्यूब है, काटा और फिट कर दिया आगे पीछे। ये पाइपलाइन है, सपोज करिए ये पाइपलाइन है, पानी जा रहा है, अब यहां पे बीच से कट किया और वेंचुरी मीटर चढ़ा दिया, जैसे स्लीव्स होती ना खोल, ऐसे चढ़ा दिए, बीच में वेंचुरी मीटर आ गया। अब आप जान जाएंगे कि इस पाइप से, क्योंकि इसके थ्रू ही पानी जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना पानी फ्लो कर रहा है। तो ये बड़ा काम की चीज है, और ये किसका एप्लीकेशन है, बर्नौलीज थ्योरम का। अच्छा, काम क्या होता है ये समझ लीजिए। यहां पर देखिए, ये एक नॉर्मल ट्यूब होती है, जहां पर इसकी वेलोसिटी v1 दिखाई है, यहां पे भी दिखा सकते हैं 0.1, और एक 0.2 पर इसकी एक सकरी नैरो ट्यूब होती है, जहां से इस लिक्विड को पास होना होता है, उसको 0.2 बोल रहे हैं, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और वेलोसिटी यहां v2 है या वेलोसिटी v1 है। v2 वेलोसिटी हमारी तेज हो जाएगी और v1 हमारी कम रहेगी। क्यों? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, अगर हमारी एरिया हमारा कम हो गया तो वेलोसिटी हमारी ज्यादा हो जाएगी, तो वेलोसिटी यहां ज्यादा हो जाती है, और जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम हो जाता है। वो कैसे? बर्नौलीज थ्योरम से, अभी देख लेंगे हम लोग, है ना। तो यहां प्रेशर कम है, तो देखिए लिक्विड की हाइट जो नापेंगे ये कम है, और यहां पे वेलोसिटी कम है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है, हाइट ज्यादा है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, जिससे प्रेशर का डिफरेंस मिल जाता है। अभी समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए, क्योंकि ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी वाला मामला है इसको कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि mgh ये जो भी है रोज ये सेम आएगा, वो कट जाएगा, तो छोड़ दो उसको। अब बात करते हैं क्या किसकी, H1/S2 है, तो छोड़ दीजिए। प्रेशर, यहां के प्रेशर की बात चल रही है, प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, प्लस यहां का प्रेशर और इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको लिख दिया है, बर्नौली थ्योरम बोलती है, वो हमने छाप दिया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी अगर ज्यादा हो जाती है, v2 की वेलोसिटी ज्यादा है इस बेसिस पर, तो ये ज्यादा हो जाएगी, और इसको एक फिक्स्ड वैल्यू के बराबर रहना है, तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। भाई ये एक्सप्रेशन अगर बढ़ गया तो इसको कम होना होगा ना, तभी तो एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी दोनों का सम। इससे हम ये दिमाग में पकड़ लीजिए कि जहां भी वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर घट जाएगा। इसी बर्नौली थ्योरम की बेसिस पर वेलोसिटी ज्यादा, ये टर्म बढ़ा, और P2 फिर कम होना पड़ेगा, तभी एक फिक्स्ड वैल्यू निकलेगी, है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, आप समझदार हैं। दोनों की वैल्यू अगर 10 आनी है, और ये 7 हो गया तो ये 3 होगा, ये अगर 8 होगा तो ये 2 होगा, तभी तो 10 आएगा बार बार। ठीक, आप समझ पाए। अब फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से v2 ये लगाई, v2 की वैल्यू a1 v1/A2 निकल आई। अब यहां पर इस v2 को पुट कर दीजिए आप। अब यहां पर v2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो v2 निकली है यहां पर डाल दीजिए आप v2। आप v2 जब डाल देंगे तो इक्वेशन देखिए, v2 हट जाएगा, v1 बचेगा, तो p1 माइनस p2 इधर, हाफ रो v1 स्क्वायर a1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर -1। हम v1 निकालने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि v1 से वेलोसिटी मिलेगी और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पर सेकंड कितना निकल रहा है ये पता चल जाएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। A1 A2 हमको पता है, पहले से हमने बनाया है ट्यूब, तो हमें दोनों के क्रॉस सेक्शन पड़ा है, मालूम है। डेंसिटी जो भी पानी है तो पानी की पता है, कोई और चीज है तो उसकी पता है। प्रेशर डिफरेंस इससे नाप लिया जाता है। ये जो H है, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, रो जी एच
इन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है, h। तो रो जी एच इज द प्रेशर डिफरेंस, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो जब यहां पर एक थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, बाकी तो आप बड़े अच्छे से कर लेंगे। इस वैल्यू को आप लिख दीजिए कितना, रो जी एच, और हाफ हो गया बेटा रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर -1। ये देखिए रो और रो गया कट, अगर V1 की वैल्यू निकालेंगे, इस 2 को इसके साथ ले लीजिए, तो V1 कितना आ गया बेटा, 2GH अपॉन ये नीचे चला जाएगा, तो A1 अपॉन A2 का स्क्वायर -1। तो आपको वेलोसिटी पता चल गई। सब कुछ तो नोन है, यहां पर हाइट नोन है, एरिया दोनों के नोन है, और सब कुछ लगा दिया आपने, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पता चल गई। और फिर क्वांटिटी निकालनी है, तो आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना फ्लो हुआ है। ये एक फॉर्मूला है वेंचुरी मीटर का, जिसपे सवाल भी आपके आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं जो बातें मैंने समझाई, बाकी बातें मैं समझा चुका हूं आपको। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए बेटा। ये वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला है और वेलोसिटी इससे पूछी जाती है। तो ये वेलोसिटी V1 की वैल्यू √2GH A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1 कर सकते हैं। अब फ्लो की बात कर ली जाती है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए उसमें क्या है कि नोट द डिस्चार्ज और वॉल्यूम फ्लो रेट कैन बी ऑब्टेन्ड एज। अब dV अपॉन dt क्या रहा, मैंने बोला था कि एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो पर यूनिट टाइम कितना पानी या कितना फ्लूइड फ्लो किया पता चल जाएगा। V1 का मतलब होता है वेलोसिटी, 1 सेकंड में लिक्विड कितना आगे गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई किया, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम बन गया बस। तो ये आपको क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जब पूछेगा, तो आप A1 और पूरा पुराना वाला जो V1 है उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, मामला खत्म। बर्नौलीज थ्योरम के और भी कई एप्लीकेशन है, जैसे एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसकी जो विंग्स होती हैं, विंग्स ही बोल रहा हूं, आप क्या बोलेंगे उसको मालूम नहीं, तो विंग्स के ऊपर जब वो चलता है आगे, तो इस तरह से एरोडायनेमिक बनाई जाती हैं। सपोज करिए मैं एक रफ फिगर सा दे रहा हूं, ऐसी विंग्स बना लेते हैं, बहुत अच्छी तो नहीं है। अब ये एक विंग है, एक दूसरी विंग भी इधर होगी, तो यहां पर जब वो चलता है तो यहां का जो वेलोसिटी है काफी बड़ा हो जाता है नीचे से। V1 ये वेलोसिटी यानी एयर का फ्लो काफी ज्यादा हो जाता है एयर फ्लो में, एरोप्लेन में, तो वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाएगा। आपने अभी समझा था, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, तो यहां वेलोसिटी ज्यादा हो गई, प्रेशर कम हो गया, तो नीचे का जो P2 है वो P2 इज मच हाइयर देन P1। आप समझ पाए, तो ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो ये उड़ा देता है, प्रेशर ज्यादा से कम पे जाएगा, तो प्लेन ऊपर हवा में उड़ना शुरू कर देता है। यही वजह होती है। जैसे आपने देखा होगा आंधी आती है या तूफान आता है, तो कई लोग का हार्ट शेप झुग्गी झोपड़ियां जो होती है उनकी छत उड़ जाती है, या टीन शेड वेट किसी ने लगा रखा हो ऊपर छत पर, वो टीन शेड उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि टीन शेड के ऊपर या जो हट टाइप झुग्गी झोपड़ी होती हैं उनके ऊपर काफी वेलोसिटी एयर की चली जाती है, और घर के अंदर वेलोसिटी बहुत कम रहती क्योंकि ढका होता है चारों तरफ से। तो ऊपर से तेज हवा जा रही है, प्रेशर कम हो गया, और नीचे प्रेशर ज्यादा है, पता लगा भड़ से टीन उड़ गई और कहां जाके गिरी ये तो भगवान ही जाने। आप समझ रहे हैं ना, मेरे मुद्दे का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए आप, कि जहां भी प्रेशर आपका घटेगा वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। वेलोसिटी जब ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और वेलोसिटी प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ वो बॉडी मूव कर जाएगी। सिंपल। तो ये आपने 12th में पढ़ा भी था, फिर से मैंने याद, 11th में पढ़ा भी था, फिर भी मैंने याद दिला दिया कि ये एरोप्लेन के केस में क्या होता है, या जब छतें उड़ जाती हैं, या जो आपने टीन शीट या सीमेंट की चादरें लगी रहती हैं, ये सब उड़ जाती हैं, इसी वजह से उड़ जाती हैं। तो खैर ये बात आप समझिए, बर्नौलीज थ्योरम का ही कहानी है, तो ये आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा बड़ा आसान रहता है ये सब, थोड़ा सा को रिलेट करें ना। और इंटरेस्टिंग क्या है कि एग्जाम्पल अपनी लाइफ के लिए, डेली लाइफ के, तो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक आप भूलेंगे नहीं उसको, क्योंकि जीवन तो जीना ही है, पानी पीना ही है, चलना ही है, मोटरसाइकिल कार इस्तेमाल ही करेंगे आप, तो उसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है, वो तो हमेशा ही साथ रहेगा आपके। खैर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, जहां तक ये न्यूमेरिकल आ गया है इसको करते हैं हम लोग। तो
द फ्लो ऑफ ब्लड इन ए लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू ए वेंचुरीमीटर। एक कुत्ता होगा, डॉग बीमार होगा, तो उसकी आर्टरी से वेंचुरीमीटर लगा दिया इन लोगों ने चेक वेक करने के लिए। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द आर्टरी। ए इज इक्वल टू 16 मिलीमीटर स्क्वायर, आर्टरी के बराबर है जहां स्लीप पहनाई होगी। द नैरोअर पार्ट हैज एन एरिया 8 मिलीमीटर स्क्वायर। द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल। What is the speed of the blood in the artery? ब्लड डेंसिटी दे रखी है। तो आप समझ गए कि ये कहानी भैया बर्नौली थ्योरम है, वेंचुरीमीटर लगाएं तो वेंचुरीमीटर लगाएंगे। वेंचुरीमीटर का V1 का फॉर्मूला हमारे हाथ में क्या था, देखिए था 2GH, जैसा आपको याद होगा अभी, और ये A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1। ठीक, अब क्योंकि प्रेशर डिफरेंस दिया है तो मैं ऊपर रो GH लाना चाहता हूं, जिसे सीधे वैल्यू रख दो, इतना झंझट क्यों पड़े। मैं रो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 रो GH अपॉन रो, और ये रहा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1। आप एग्री कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये रो GH क्या हो गया, प्रेशर डिफरेंस। मैं आपके लिए लिख देता हूं एक बार, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। 2P1 माइनस P2 अपॉन रो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल आराम से चल रहे होंगे। 2 इंटू प्रेशर डिफरेंस 24 पास्कल का था, लिखा है, ये देखिए, अपॉन रो की बात करनी होगी तो रो दिया है ब्लड डेंसिटी 1.06 इंटू 10 की पावर 3, और यहां पर A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर -1 है, तो A1 अपॉन 16 अपॉन 8, मैं लिख देता हूं आपके लिए, 16 अपॉन 8 का स्क्वायर -1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, देखिए आ गई 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 यानी 3, तो ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 24 अपॉन 1.06 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 0.123 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। देखिए इसमें कोई तकलीफ होने का मुझे नहीं लगता कि कोई कारण होगा, बस थोड़ा सा पढ़े रहिए और नोट्स बनाते चलिए साथ में, जिससे जब रिवीजन करना हो तो बहुत कम समय में आप रिवाइज कर सकें। अगर सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे, मैं तो दूंगा ही आपको नोट्स टेलीग्राम पर, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे नोट्स आपको हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन सुपर हेल्प आप अपने नोट्स से ही ले पाएंगे, ये सच है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, अगला सवाल पकड़ते हैं। तो इसको आप मेरे ख्याल से नोट कर चुके होंगे, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और अगली बात देखते हैं, जो कि है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो इफ्लक्स क्या है, देखिए द आउटफ्लो ऑफ ए फ्लूइड इज कॉल्ड इफ्लक्स, यानी कि यहां पर मान लीजिए बीकर है, क्लोज्ड है, ये ढक्कन लगा है, यहां पर लिड लगी हुई है, क्लोज्ड है, तो ये क्लोज ढक्कन अगर है, यहां पर आपने इसमें कहीं पर छेद कर दिया है, उससे जो लिक्विड निकल रहा है उसी को बोल रहे हैं इफ्लक्स, और लिक्विड का जो फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। समझ पाए ना, कोई बीकर ले लीजिए, ढक्कन लगा हुआ, छेद कर दीजिए, पंचर कर दीजिए साइड में, वहां से लिक्विड निकलेगा। अभी हम ये देखेंगे कि ये कितनी रफ्तार से निकलता है, स्पीड क्या रहती है निकलने की, कितना इसे रेंज कवर करता है, मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है, अगर हम बॉटम में छेद कर दें तो कितने समय में पानी खत्म होगा, ये सब बातें हम यहां पर देखेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप समझ पाए होंगे। अब यहां पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां जो वेलोसिटी मिलती है उसकी वैल्यू मिलती है v इज इक्वल टू √2gh। ये हाइट कहां से है, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये हाइट है, आपको दिख रही होगी, ये स्मॉल h है, और टोटल कितना लिक्विड भरा है वो आपको कैपिटल एच से दिख ही रहा है। तो इस कैपिटल एच से मतलब अभी नहीं है, स्मॉल एच से। तो यहां पे स्पीड जो हॉरिजॉन्टल स्पीड निकलेगी, पानी निकलेगा जो सीधे
रफ्तार में, उसकी स्पीड होगी √2gh। बात पकड़े होंगे। अब इसमें टॉर्सलीज थ्योरम आती है जो क्या बोलती है, वो ये बोलती है भाई ये जो वेलोसिटी आपकी आई थी, देखिए √2gh थी बेटा। अब किसी भी बॉडी को अगर आप यहां से इस हाइट h तक फ्री फॉल कराते हैं, भाई मान लीजिए ये बॉडी यहां पर रुकी है और आपने हाइट h ली, u = 0 है और वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो आप क्या लगाते हैं, v² = u² + 2gh, यही तो लगाते हैं। v² लिखा, ये 0 हो गया, 2 लिखा, gh लिखा, तो यहां पे v कितना आ गया, √2gh। तो आपने क्या देखा कि ये वही वेलोसिटी आती है जो किसी बॉडी को फ्री फॉल कराते हैं हाइट h से, और वही फ्लूइड की वेलोसिटी थी जो √2gh से निकल रहा था। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो स्टेटमेंट बनाया, इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं टॉर्सलीज थ्योरम, और यहां पे देखिए टॉर्सलीज थ्योरम लिखा हुआ है। तो ये क्या बता रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ ए लिक्विड इशूइंग आउट ऑफ एन ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब जो छेद कर रखा है, is the same as it would attain if allowed to fall freely through the vertical height between the liquid surface and the orifice। आपको समझा दिया कि लिक्विड सरफेस को ड्रॉप करने दें तो उसी के बराबर आ जाएगा। यही हमारा क्या होता है, टॉर्सलीज थ्योरम। तो टॉर्सलीज थ्योरम कोई भयानक थ्योरम नहीं है, मोहब्बत वाली थ्योरम है। ठीक, अब अगली चर्चा करते हैं कि ये जो लिक्विड गिर रहा है ये कितनी रेंज एक्वायर करेगा। अभी इसकी काफी चर्चा हम लोग करेंगे, पूछा भी जाता है आपके। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर देखिए जो रेंज एक्वायर करेगा, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए आप, और मैक्सिमम रेंज भी निकाल लेंगे। तो रेंज ये कैपिटल H कितना था, जितनी हाइट का लिक्विड उसमें भरा था, तो रेंज कितनी हो जाएगी, 2√h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। इसको याद रखिए। ये मैक्सिमम रेंज कब होती है, आप इसको डिफरेंशियल कैलकुलस से मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको मैं सॉल्व आप चाहें तो कर लें, यहां लिखा है, मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि उससे कुछ ज्यादा निकलेगा नहीं आपका। तो यहां पर जो यहां देखिए R इज मैक्सिमम एट स्मॉल h = h/2, और R मैक्स कितना आएगा, कैपिटल H के बराबर। यानी यहां पर जो बीकर लेके बैठे हैं, जहां पर आपने छेद किया है, ये अगर आपने हाइट रखी है, दिस इज h, और ये हाइट आपने रखी है स्मॉल h, तो ये जो पानी या जो भी चीज गिर रही है, ये R मैक्स कितनी एक्वायर कर सकती है, इसी h के बराबर। और कहां पर एक्वायर करेगी, एट h = h/2। यानी ये छेद कितना होना चाहिए, इसके सेंटर पे होना चाहिए, मिड पॉइंट पर। ठीक, तो ये बात दिमाग में रखिए कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी, जितना हाइट का पानी भरा है उसके लिए छेद कहां होना चाहिए, टोटल हाइट के आधे पर। समझ गए होंगे। तो ये कहानी यहां पर है जो आपको पकड़ के रखनी है और इसी हिसाब से काम करना है। अब ये कहां से आया है, वही मैक्सिमम मिनिमा लगाया, जो आप चाहें तो इससे कर सकते हैं, देख के कोई बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज इसको स्किप भी कर देंगे तो हमें रिजल्ट से ज्यादा मतलब है। ठीक, अब दूसरी पॉइंट ये कि पानी खत्म कब होगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहां पर जो फॉर्मूला है इसको होल्ड करते हैं, इससे और बेहतर डिटेल में बात करेंगे कि अगर हमने एक बीकर ले लिया है, उस बीकर में h हाइट से h' हाइट तक आने में कितना समय लगेगा, और h से लेकर पूरा खाली हो जाए टैंकर, उसमें कितना टाइम लगेगा, वो दोनों बातें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस बात को, जिससे कि हमें क्लैरिटी बढ़ जाए। तो कुछ पॉइंट्स जो हमने पढ़े थे अभी उसको रिवाइज करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ लिक्विड, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन द वेसल एंड द एरिया ऑफ द ओरिफिस। यहां पर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला जो देखा था √2gh था, इसके अंदर कहीं भी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड नहीं है। ओरिफिस का छेद कितना बड़ा है, वो छेद कितना बड़ा किए हुए हैं। ऐसा आपको भावना आ सकती है कि मैं छेद बड़ा कर दूंगा तो ज्यादा हमको स्पीड मिल जाएगी, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देख पाए होंगे, और कितनी क्वांटिटी का वाटर, ड्रम लिया है या एक जग लिया है छोटा, वो क्वांटिटी ऑफ वाटर से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी बातें आपको कनेक्ट होनी चाहिए। जो डिपेंडेंसी दिख रही है v = √2gh के बराबर है।
ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ द होल फ्रॉम द फ्री सरफेस। इस फ्री सरफेस से जितना डेप्थ आप पकड़ेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। इस फॉर्मूले से आपको दिख रहा है v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। ये तीन अगर छेद किए गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि v3 की वैल्यू v2 से ज्यादा है और v2 की वैल्यू v1 से, क्योंकि ये ऊपर से हाइट देखिए बढ़ती जा रही है। हाइट ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, ठीक, अंडर रूट के पैटर्न में चलेगी। दूसरा, एज द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट द ओरिफिस इज जीरो। जो यहां से निकलता है लिक्विड उसका वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होता, हॉरिजॉन्टली होता है। जैसे यहां पे निकल रहा है, भाई निकल तो सीधे रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एंड इट इज एट ए हाइट ऑफ h माइनस एच। यहां से कितनी हाइट है देखिए, इसे स्मॉल एच थी, ये टोटल एच थी, तो ये बची हुई कितनी हो गई, h माइनस एच। फ्रॉम द बेस द टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू रीच द बेस लेवल, यानी यहां से जो लिक्विड निकला है कितने समय बाद वो यहां पर पहुंचेगा बेस लेवल पर। ये टाइम की वैल्यू होगी अंडर रूट 2h माइनस एच अपॉन जी। समझ गए ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है कि जब पानी यहां से निकला या फ्लूइड यहां से निकला, कितने समय बाद वो इसके बॉटम लेवल तक पहुंचेगा, टाइम, ठीक। दूसरी बात, नाउ ड्यूरिंग टाइम टी लिक्विड इज मूविंग हॉरिजॉन्टल विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इस डायरेक्शन में, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, इस डायरेक्शन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो कितनी रेंज चलेगा लिखा है। अब ये जो डिस्टेंस है ये हम समझ चुके हैं, दिस इज कॉल्ड रेंज। और टाइम कितना लगना था यहां पर हमने सीख लिया था, उसी रेंज की चर्चा की गई है। तो ये हम पहले आपको अभी समझा चुके हैं आपको। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बस दिमाग में रख लीजिए कि अगर हमने ऊपर वाली हाइट से, सरफेस से एक हाइट h ऊपर लिया है, छेद किया है, और बॉटम से भी हाइट h पर छेद किया है, तो दोनों से लिक्विड एक ही रेंज पर पहुंचता है। आप बात समझ पाए होंगे। फिर से एक बार, अगर आपने सरफेस से एक छेद किया h हाइट पर और बॉटम से h हाइट पर एक छेद किया है, दोनों से पानी निकलेगा, तो रेंज दोनों एक ही कवर करेंगे। यह बात ध्यान रख लीजिए। यह बात यहां पर कैलकुलेट करके दिखाई गई है, जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे तो भी समझ में आती है। बात पकड़ में आ रही है ना? सरफेस से कितनी हाइट है, वही हाइट आप बॉटम से ले लें। दोनों ओरिफिस या दोनों छेदों से जो पानी निकलेगा उन दोनों की रेंज सेम रहेगी, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अगली बात करते हैं यहां पर कि ये जो वाई हाइट पर छेद किया है, ए नॉट क्या है, जो ओरिफिस का छेद है उसका एरिया की बात कर रहे हैं। तो इफ ए नॉट इज द एरिया ऑफ द ओरिफिस, ये जो छेद है उसका ए नॉट है, एट ए डेप्थ y बिलो द फ्री सरफेस, तो उस समय, एंड ए इज दैट ऑफ कंटेनर, और ए क्या है, इस कंटेनर का ए है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ओरिफिस पर सेकेंड, कितना पानी निकल रहा है पर सेकेंड, पानी का मतलब जो भी फ्लूइड है वो कितना होगा क्वांटिटी, तो वो आपके छेद के डायमीटर पर या रेडियस पर डिपेंड करेगा। छेद ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा पानी निकलेगा, पतला करेंगे तो कम निकलेगा। तो वो वैल्यू होती है dv अपॉन dt, यानी v इंटू ए नॉट, और ये वैल्यू हो गई ए नॉट इंटू रूट अंडर रूट 2gy। आप जानते ही हैं कि वेलोसिटी जो थी उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, ओरिफिस के एरिया से, तो ए नॉट इंटू वी अंडर रूट 2gh, h की जगह या y लिखा हुआ है। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर या लिक्विड है इन 1 सेकेंड जो निकल रहा है, वॉल्यूम रेट बोल सकते हैं इसको आप। ये भी बात आप आसानी से पकड़ पाए होंगे। अब यहां पर देखिए कई बातें यहां लिखी गई हैं जो मुद्दे की इंटीग्रेशन वगैरह दिया है, लेकिन हम लोग इस मुद्दे पे फोकस करेंगे और आपको बताएंगे इसका मतलब क्या है। अगर टाइम टेकन, मतलब कोई भी कंटेनर आपने लिया है और इस कंटेनर पे कोई छेद कर दिया है ओरिफिस यहां, और ये एक हाइट पहले थी h, और थोड़े समय बाद ये हाइट रह गई h डैश, ये जो देख पा रहे हैं। तो और इसका जो ओरिफिस का एरिया है वो ए नॉट है, इस कंटेनर का एरिया ए है, तो ये कितने टाइम में h से h डैश पहुंचेगा, ये कहां से पता करें। एक h हाइट पर था, 3 सेकंड बाद, मतलब कितनी h डैश जो हाइट मिली है वो कितने समय बाद मिलेगी, वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू ए अपॉन ए नॉट,
ये ए क्या है, एक इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ए नॉट इस ऑरिफिस का जो छेद किया है, अंडर रूट 2/g, और ब्रैकेट में अंडर रूट h जो पहले हाइट थी और उसके बाद टाइम t के बाद जो हाइट s डैश बची है। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, टिपिकल या हॉट क्वेश्चन बनेंगे तो बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। अब इसी में अगर हम ये कहें कि पूरा भैया हमने क्या किया है, छेद इसके बॉटम में कर दिया सर, यहां छेद कर दिया ऑरिफिस, तो ये पूरा कंटेनर खाली कब होगा? तो खाली होने के लिए h डैश कितनी होगी? 0, क्योंकि पानी निकल ही गया, कोई हाइट ही नहीं है। तो h डैश आप 0 पुट कर दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में है। यानी ये वैल्यू बन जाएगी t इज इक्वल टू a अपॉन a नॉट अंडर रूट 2h अपॉन g। ये h डैश 0 हो गया, रूट h है तो ये 2h अपॉन g ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी याद, पूरा टैंकर खाली, टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो इससे कैलकुलेट कर पाएंगे। t इज इक्वल टू a अपॉन a नॉट अंडर रूट 2h अपॉन जी। सारे छोटे छोटे फॉर्मूले जो धड़ाधड़ सवाल निकालने में आपकी मदद करेंगे। तो उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला एक न्यूमेरिकल बनाते हैं बेटा हम लोग और देखते हैं क्या है। इफ द वाटर इमर्ज फ्रॉम एन ऑरिफिस इन ए टैंक इन विच द गॉज प्रेशर इज दिस वन। अब देखिए यहाँ पे गॉज प्रेशर दिया है जिससे हमको हाइट निकालनी होगी। हम जानते हैं जो प्रेशर होता है वह h रोजी होता है, तो उन्होंने सीधे हाइट नहीं दी है, हमको गॉज प्रेशर दे दिया है। तो यहां से अगर हम हाइट निकालना चाहें तो P अपॉन रोजी लिख सकते हैं। P है 4 इंटू 10 की पावर 5, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड दे रखी है क्या, बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इमर्जिंग आउट। हमें तो फॉर्मूला लगाना था v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये h हमारे पास नहीं था जो उधर से निकालेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, तो हमने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर को लिया 1000 और g को लिया 10। अब इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, अंडर रूट 2g का चलो 10 रख दो वरना वहां से कट ही जाता। और हाइट क्या रही 4 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1000 इंटू 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट 800 आता हुआ दिख रहा है, यानी 228.28 मीटर पर सेकंड। बस देखिए कितना सरल है, आराम से नहीं, बस इन्होंने सीधे हाइट नहीं दी है, गॉज प्रेशर कह दिया है। गॉज प्रेशर क्या होता है किसी बच्चे को नहीं मालूम तो पीछे वाला वीडियो यानी इसके पहले वाला पार्ट जरूर देख लीजिए, उससे क्लैरिटी बन जाएगी। अगला न्यूमेरिकल करेंगे, इसको आप नोट कर लें, फिर अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ये अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। ए टैंक इज फिल्ड विथ ए लिक्विड अप टू ए हाइट ऑफ h। A small hole is made at the bottom of this tank. Let T1 be the time taken to empty first half of the tank. पहला आधा खाली होने में T1 समय लगा है, and T2 the time taken to empty rest of the tank. पहले भरा था, आधा खाली होने में T1 लगा है, फिर उसके बाद उस आधे को पूरा खत्म होने में टाइम T2 लगा है। रेशियो T1 अपॉन T2 निकालना है हमको। देखिए याद कीजिए फॉर्मूला क्या पता था, A अपॉन ऑरिफिस का एरिया A नॉट अंडर रूट 2 अपॉन G, और ये वैल्यू थी अंडर रूट H माइनस अंडर रूट H डैश। H से H डैश हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, इस फॉर्मूले को हम पकड़ रहे थे। फर्स्ट कंडीशन में केस 1 जहां पर हमारा h की वैल्यू कितनी है, वो हाइट h ही ले लीजिए, या h1 h2 लिख दें क्या, कोई बात नहीं। और h डैश कितना ले लेते हैं, आधी टंकी खाली हुई तो h बाई 2 इसमें फॉर्मूले में रखते हैं। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन a नॉट अंडर रूट 2 बाई जी, ये रहा अंडर रूट h माइनस अंडर रूट h अपॉन 2। केस 2 जब आधा बचा हुआ था उसके बाद क्या हुआ, तो अब हाइट हमारी क्या हो गई h बाई 2 और h डैश कितना हो गया 0। बात समझ में तो आ रहा है ना। अब यहां पर T2 की बात करते हैं तो a अपॉन a नॉट
अंडर रूट ये एच डैश हो जाएगा 0, एच की जगह h/2 रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2, यहां इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा h/2 अपॉन g, ठीक लिखा है। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, a/a0 h/g। इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, पहली वाली को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब यहां पर देखिए तो हम दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, T1/T2। अब यहां पर T1/T2 कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखिए a0 a/a0 2/g सब कट जाएगा, यहां पे वैल्यू आ जाएगी √2 - 1। ध्यान से देखें तो ये वैल्यू कितनी आई, √2 - 1। देखिए पकड़ में आ रही है बात, ये बचा ये पूरी वैल्यू, यहां पे √h कॉमन ले लें आप। अगर आप √h कॉमन ले लेंगे तो सारी वैल्यू कट जाएगी, 2 बचेगा, यहां आ जाएगा 1/√2 और √2 से मल्टीप्लाई करें तो √2 - 1 दिख पा रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अगर आप यहां √h को कॉमन ले लें और √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों अलग अलग है, पूरे में रूट नहीं है, तो √2 यहां आया, ये √2 नीचे वाला कट गया और ये आ गया √2 - 1, बाकी सारी वैल्यू नीचे से कट गई। ये √2 - 1 आ गया और इसकी वैल्यू होती है 1.414 - 1। तो T1/T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.414, और ये आपका आंसर आ गया। ये आपका देखिए आंसर आ जाता है, और यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि T1 हमारा लेस है आपका T2 से, तो इनिशियल द प्रेशर इज हाई और उस समय लिक्विड काफी तेज स्पीड से निकलता है। तो T1 हमारा कम रहा, और यानी कम होने का मतलब क्या है कि आधी टंकी जो खाली हुई है वो तेजी से खाली हुई है, उसके बाद आधी टंकी जो खाली हुई इसने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया, क्योंकि शुरुआत में आधी टंकी तेजी से खाली हुई। इसका क्या मतलब है, उसका यह मतलब है प्रेशर शुरू में ज्यादा था इसलिए जल्दी खाली हुई, बाद में प्रेशर थोड़ा कम हुआ तो टाइम थोड़ा लगा। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए एक अच्छा सवाल है जो आप प्रेम से कर पाए होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब समय आ गया है 3 क्वेश्चन चैलेंज का, तो इसको आप नोट कर चुके होंगे। अब इसको मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए 3 क्वेश्चन चैलेंज है, जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं इसी में से मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे गए हैं वो 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। देखिए अंडरस्टैंडिंग क्या है, थोड़ा दिमाग लड़ाइए, इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं निकल रहा है, उससे ये पता चलेगा कि आप कितना समझ पाए हैं। तो ये चैप्टर 13 पार्ट 2, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा, इसलिए ये लिखता हूं कि जब आप पूछें तो ये पूछें कि चैप्टर 13 पार्ट 2 का क्या सोल्यूशन है। तो पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। आप जो देख रहे हैं वीडियो, इसके कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को पोस्ट करें। साथ में फॉर आंसर ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, वो है ये। इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आराम से देख लीजिए। मैं 5 सेकंड का वक्त देता हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें, शांति से इसको देख सकें, हड़बड़ाहट ना रहे। तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। दूसरा चैलेंज नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, फिर मैं 5 सेकंड आपको देता हूं जिससे आप शांति से होल्ड कर सकें, पॉज कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं बेटा, इन तीनों का आंसर आप दें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं हटता हूं, 5 सेकंड का फिर आपको वक्त देता हूं जिससे आप आसानी से इसको नोट कर पाएं, पॉज कर पाएं और उस तरह से हैंडल कर पाएं। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट किया होगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल्स निकलने लगे, तो आप झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना अगर आप कर लेंगे तो इससे बाहर करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सब इसी में से आएगा। कारण क्या है कि मैं पूरा सिलेबस ही कवर करा रहा हूं। तो रेस्ट एश्योर, फॉलो करते रहिए, पूरी शिद्दत से लेक्चर को पढ़िए जिससे फुल मार्क्स आपके फिजिक्स में आए। जी हां, फुल मार्क्स, डरे नहीं, फुल मार्क्स आएंगे आपके। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड लक टू यू।